जो आज के वक्त में कोरोना है, इसका फर्स्ट वेव उतना खतरनाक नहीं था जितना कि सेकंड वेव खतरनाक है। और अगर आप स्पेनिश फ्लू को देखेंगे तो उसका थर्ड वेव सबसे कमजोर था। तो कोरोना का भी जो थर्ड वेव आएगा वो शायद सबसे कमजोर रहे। आप अगर आंकड़ों पे ध्यान देंगे, डाटा पे, तो जो फर्स्ट वेव था कोरोना का, इसमें जो पीक आया था ये सितंबर महीने में आया था। सबसे ज्यादा मरीज जो रिकॉर्ड किए गए थे वो 16 सितंबर को रिकॉर्ड किए थे। ये 97,859 यानी लगभग 98,000 मरीज थे। उसके बाद से ये पीक डाउन हो गया और फरवरी का महीना जो था यहाँ पर ये पीक डाउन हो गया। उसके बाद मार्च से ये फिर पीक पकड़ने लगा और जो सेकंड वेव आया अप्रैल महीने में, ये सबसे भयावह स्थिति हो गई। देखिए ये सितंबर महीने का ग्राफ फिर डाउन हुआ है और फिर ये अप्रैल में उठने लगा। और 16 अप्रैल का जो डाटा है 2,34,943 केस, यानी लगभग 2,34,000 केस यहाँ पे आए हैं समय। तो इतना ज्यादा का चेंजिंग देखा गया है। अमेरिका ही है जो हम लोग से इतने तेजी से स्प्रेड के मामले में आगे है, वहां पे लगभग 3 लाख केसेज आए थे। विशेषज्ञों का माने तो जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, ये मई के महीने में इसका पीक आएगा और जब तक पीक आएगा पर डे हमारे यहाँ लगभग 3.5 लाख लोग मिलने लगेंगे। और ये जो मरीज मिलेंगे, ये ज्यादातर अब जो मरीज मिलेगा उसमें बच्चा और बूढ़े नहीं रहेंगे। मेन जो वर्किंग कैपेसिटी है, हमारे वर्किंग पीपल है, युवाओं में ये मिलेगा, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत है और जो बूढ़े हो गए 40-45 से ऊपर है, उनका वैक्सीनेशन का काम हो गया, उनके बचने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो अभी तो पीक नहीं आया, हम लोग पूरी दुनिया में टॉप करेंगे कोरोना में इतनी तेजी से फैलने के लिए यहाँ पर। और इस बार का जो कोरोना है ये बहुत ज्यादा लीथल यानी खतरनाक है। आप देखिए इतनी ज्यादा भीड़ होने की वजह से हॉस्पिटल में बेड नहीं है। और रही बात गवर्नमेंट या प्रशासन की और पब्लिक की, तो ये लोग अभी उतने तैयार नहीं और बहुत हल्के मिले रहे। पहले जब कोरोना आया था तो ट्रेन की बोगियों को काटकर कोरोना वार्ड बनाया जा रहा था। दिल्ली में डीआरडीओ ने अपना हॉस्पिटल बना दिया, राधा स्वामी सत्संग को बड़े हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया था, हजारों करोड़ रुपए आए थे, जबकि उस समय 98,000 केस ही सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया था और यहाँ पर डे 2 लाख से ज्यादा मिला है। फिर भी इतना एग्रेसिव मोड में कोई नहीं है। हॉस्पिटल में बेड्स कम है, बेड को तो गोली मारिए भाई। शमशान घाट में लाइन लगा के वहां लाशें जलाई जा रही हैं, वहां पर लाशों को रिकॉर्ड न करे वहां पर बाउंड्री चलाई जा रही है। हालांकि प्रशासन कह रहा है कि इसका मतलब इसका जो असर है या फिर इससे जो इन्फेक्शन है बाहर तक ना आए, इसलिए इसको किया जा रहा है। कब्रिस्तान का भी वही हाल है। इस बार जो मौतें हो रही हैं उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इस बार सांस की समस्या वाला मामला बहुत ज्यादा आ रहा है और ऑक्सीजन कहीं है ही नहीं है। वेंटिलेटर पर जितने मरीज पड़े हैं उनके लिए ऑक्सीजन मिलना बहुत ज्यादा दुर्लभ हो गया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जितना ऑक्सीजन है हॉस्पिटल्स में उसका 7 गुना ज्यादा डिमांड है। अब आप बताइए किसी चीज का 7 गुना डिमांड, यानी एक आदमी के लिए ऑक्सीजन है जबकि मरीज है 7, इसलिए वो ज्यादा मर रहे हैं। इस वजह से जो ऑक्सीजन का काला बाजारी है, जो उसका प्राइस है वो बहुत बढ़ गया है, 9 गुना प्राइस बढ़ गया है। ब्लैक में ऑक्सीजन को बेचा जा रहा है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो इतना इसेंशियल था, हॉस्पिटल देखिए भारत में जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसका 15% ही हॉस्पिटल को दिया जाता है, उसका 15। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए भाई, देखिए अभी ऑक्सीजन की जो खपत है उसको बाकी जगहों से रोककर हॉस्पिटल को सप्लाई दिया जाए। जैसे वेल्डिंग में देखेंगे तो ऑक्सीजन का यूज ज्यादा हो जाता है वेल्डिंग को जोड़ने वगैरह के लिए। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि जो एसिटिलीन वेल्डिंग किया जाता है तो उसमें जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है वो किस कलर का रहता है, ब्लैक कलर का रहता है। रेलवे ग्रुप डी वाले लोग ये सब साइंस में क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर जो जितना वेल्डिंग वर्क हो रहा है इंडिया में एसिटिलीन वगैरह की वेल्डिंग, वहाँ ऑक्सीजन की खपत ज्यादा है। तो फिलहाल उनको 10-15 दिन के लिए उस चीज को थोड़ा धीमा करना चाहिए ताकि वहां से ऑक्सीजन को इस एरिया में लाया जा सके। जो माइनिंग होती है, सुरंगें खोदी जाती हैं, खास करके कोयले की सुरंग बहुत गहरी होती है, अब उस गहराई में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो बड़े बड़े ऑक्सीजन के पाइप्स वगैरह भेजे जाते हैं ताकि अंदर जो माइनिंग हो रही है उसमें मजदूरों को ऑक्सीजन मिल सके। तो जब तक कोरोना हाई पीक पर है, इन मजदूरों को भी भैया हटाइए, कम से कम वहां ऑक्सीजन दीजिए ना। 10 दिन कोयला लेट से भी निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर जितना कोयला है वो इंडस्ट्रीज को चला लेंगे, क्योंकि इस महामारी में हर चीज को स्लो डाउन हुआ है तो ऑक्सीजन पे ही ज्यादा तो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हम लोग अपना ऑक्सीजन। 85% ऑक्सीजन कोयला खदान इत्यादि में भेजे, वहां मरीज मर रहा है ऑक्सीजन की कमी से। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है तो स्टील उद्योग। स्टील के कारखाने में बड़े बड़े भट्टियां होती हैं जिन्हें हम लोग फर्नेस कहते हैं। इन फर्नेस को चलाने के लिए इतना आग लगता है, सोचिए इतना भयानक आग होता है कि लोहा पिघला देता है, लोहा स्टील एल्युमिनियम पूरा पिघल जाते हैं, तब ना उनसे जो चीज चलाना है। अब आपको पता है कि आग लगाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकता है। तो इनमें ऑक्सीजन की इतनी खपत होती है कि इन स्टील उद्योग से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। ऑटोमोबाइल उद्योग है जो इसमें कटिंग वेल्डिंग के लिए होता है, वहां ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि पिछले बार में स्टील कंपनियों ने, जिसमें रतन टाटा की टाटा स्टील, जिंदल स्टील ने बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई दिया था। इस बार भी सरकार को यह कोशिश करना चाहिए कि जो 85% इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है उन्हें हम लोग को यहाँ हॉस्पिटल की ओर सप्लाई देना चाहिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट को इस्मा एक्ट को तुरंत लागू करना चाहिए। देखिए इसमें एक कानून है 1968 में इसे लाया गया था, इसका पूरा नाम होता है एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। इस कानून में यह कहा गया है कि जब कभी भी एस्मा किसी चीज पर लागू हो जाएगा तो उस डिपार्टमेंट के लोग हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। अगर हड़ताल पर चले गए तो उन्हें बिना वारंट बिना एफआईआर उनको जेल में डाल दिया जाएगा, नौकरी भी चली जाएगी, 6 महीना जेल भी हो जाएगा। एस्मा लगाने की सूचना अखबारों से दे दी जाती है। देखिए एस्मा लगाना जरूरी भी है क्योंकि जिनके पेशेंट मर रहे हैं तो बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो डॉक्टरों से बदसलूकी कर दे रहे हैं, या बहुत से ऐसे हॉस्पिटल है जहां सैलरी नहीं मिली है डॉक्टर और नर्स को। अगर ऐसे में ये डॉक्टर और नर्स छुट्टी पे चले जाए या हड़ताल कर दे, या ऑक्सीजन सिलेंडर में है, जैसे आपको याद होगा गोरखपुर मेडिकल कॉलेज की घटना, ऑक्सीजन वाले को पैसे की पेमेंट नहीं थी तो ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दिया था।
जिससे कि बहुत सारे लड़के मर गए थे, छोटे बच्चे। तो एस्मा एक्ट लगने के बाद ऐसा कोई नहीं कर सकता, अगर ऐसा करता है तो दंडनीय अपराध हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को भी अब जहां जहां खतरनाक एरिया है वहां एस्मा एक्ट को लगाना चाहिए, ताकि ऐसी कोई घटना न हो, कोई भी वहां छुट्टी पे न जा सके, क्योंकि अभी के वक्त में डॉक्टर, ऑक्सीजन की सप्लाई वाले इन लोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब गवर्नमेंट को कौन सलाह दे? हम जाके बोलेंगे? इनको कहा कौन सलाह दे दिया मोदी जी को कि रेडियो पे आके बोल रहे हैं कि लड़का लोग एग्जाम में सबसे पहले जो खतरनाक क्वेश्चन होता है, टफ क्वेश्चन, उसको सॉल्व करो। भैया माथा पगला गया, जिंदगी भर हम लोग यही पढ़ाए लोग कि पहले आसान क्वेश्चन को सॉल्व करो ताकि मेंटलिटी प्रेशर कम हो जाएगा, तुमको भी रिलीफ मिलेगा। भी आधा क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिए। अब इनको पता नहीं कौन सलाह दिया। आपको ही पता है कि प्रधानमंत्री जो भी बात बोलते हैं उन्हें कोई सलाह देता है, वो बताता है तभी वो बोलते हैं। ये पता नहीं किसको किसको सलाह देने में रखे। अब सारा लड़का टीचर परेशान है, हमसे कई टीचर फोन करेंगे, बताइए ना सर, हम लोग तो लड़का को ही पढ़ाए, आप ही कुछ बोलिए। स्टूडेंट हम लोग को कहता है सर आप तो हमेशा यही समझाएं, और वही होता भी है। अगर कोई लड़का अगर सोचेगा कि पहले टफ क्वेश्चन कर दे तो गारंटी फेल होकर आएगा। तब इनको कौन सलाह दे रहा है? हम क्या बताएं? मोदी जी आप इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को हॉस्पिटल में भेजिए, इसमें एक लगाइए। हम लोग का बात ना मानेंगे तो हम क्या करें भाई, हम तो पढ़ाएंगे। देखिए हम लोग की भी लापरवाही है। कोरोना को फैलने में सेकेंड वेव में फर्स्ट फेज में तो